Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to see the cognitive development theory of Jean Piaget और others जो theory है जो different different scholars ने दी है cognitive development में उनको भी हम इसमें देखेंगे और उनको discuss करेंगे. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and don't forget to comment below in the comment section. सो हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है राइट सो ये इसके जो प्रोपोनेंट है वो है जीन पिगट यानी कि जो फाउंडर है जिन्होंने ये दी है जीन पिगट थ्योरी ये दी है आपके जीन पिगट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी CDT भी इसको कहते हैं. सो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो कॉग्निशन है वो होता क्या है राइट. कॉग्निशन इज द पर्सन ब्रेन यू नो region है that is markable ability to take information and process it and store it in the memory. कॉग्निशन क्या होता है कि मनुष्य का ब्रेन का वो हिस्सा या फिर वो एबिलिटी आप कह सकते हो ये मनुष्य की ब्रेन की एबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन को वो गैदर करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जो भाग ह्यूमन के ब्रेन का उसको कॉग्निशन कहते हैं राइट. सो व्हेन अ पर्सन लर्न न्यू थिंग्स सॉल्व प्रॉब्लम और इवन जस्ट रिमेंबर their favorite song lyrics, it is all thanks to the incredible cognitive ability of that person. जब भी आप अपना फेवरेट सॉन्ग गुनगुना रहे होते हैं उसके लिरिक्स को आप याद कर रहे होते हैं राइट. तो आपके जो है ब्रेन का जो हिस्सा जो आपको इस कैपेबल बनाता है कि आप लिरिक्स को रिमेंबर कर सको उनको रिकॉल कर सको उसको क्या कहते हैं कॉग्निशन कहते हैं राइट. वो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है एबिलिटी टू थिंक लर्न एंड रिमेंबर. नाउ कमिंग टू पिगट की जो थ्योरी है कॉग्निशन की, जीन पिगट अ साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब हाउ चिल्ड्रन लर्न ग्रो बाय अडेप्टिंग टू द वर्ल्ड. जो जीन पिगट है ये साइकोलॉजिस्ट थे और ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो बच्चे हैं किस तरह से सीखते हैं ग्रो करते हैं और वर्ल्ड में किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं राइट. सेंट्रल टू हिज थ्योरी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा. ओके, तो पहले अगर इससे पहले कि हम इस थ्योरी में जंप करें राइट कि इन्होंने ये बताया है कि जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में राइट बच्चे की वो कौन कौन सी चीज़ें कब कब सीखता है राइट. उन्होंने मनुष्य के जीवन को डिवीजन किया है सेंसिटिव पीरियड प्री सेंसिटिव पीरियड इस तरह से. स्कीमा क्या होता है? स्कीमा जो है एक मेंटल बॉक्स होता है वेयर वी स्टोर एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. स्कीमा आप ऐसा मान लीजिए हमारे दिमाग में एक छोटा सा ऐसा बॉक्स है जिसमें हम वो सभी चीज़ों को स्टोर करते हैं आइडियाज़ को जो भी हम जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं वर्ड से. फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि ओके बाहर मुझे विंडो से जो है वो पक्षी दिख रहे हैं या फिर मुझे पौधे दिख रहे हैं पेड़ दिख रहे हैं तो ये जाके कहाँ स्टोर हो गया मेरी स्कीमा में मेरे मेंटल बॉक्स में ब्रेन की. तो जहाँ पे ये मेरी चीज़ें स्टोर होंगी कि पेड़ है हरे रंग का है ना, ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा मेरी स्कीमा में मेरे मेंटल बॉक्स में. तो जो स्कीमा है वो एक तरह का बॉक्स है जहाँ पे चीज़ें जाके स्टोर होती है. जैसे आप पैसे जो है वो अपने बॉक्स में रखते हो ना, उस टाइम वो जो होता था जिसको यार मुझे नाम नहीं आ रहा जिसमें कॉइन्स रखते हैं शब्द नहीं आ रहा है मुझे जो भी है एक बॉक्स मान के चलते हैं राइट. अगर आप उसमें डेली के अपने कॉइन्स रखते जाते हैं तो वो आपका क्या हो गया बॉक्स हो गया मनी बॉक्स हो गया वो आपका. इसी तरह से इन्फॉर्मेशन जहाँ आप अपने ब्रेन में डालते जाओगे वो क्या स्कीमा है मेंटल बॉक्स. ओके, नाउ कमिंग टू पिगट थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इन्वॉल्व्स की प्रोसेस टू अंडरस्टैंड 3 स्टेजेस बाय टेकिंग एन एग्जांपल अ चाइल्ड हु हैज़ जस्ट बिगन लर्निंग अबाउट एनिमल्स. ओके, पिगट की थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इन 3 चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एसिमिलेशन अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन राइट. एसिमिलेशन का मतलब होता है कि आप चीज़ों को पहचान पा रहे हैं उनके साथ आप कनेक्ट हो पा रहे हैं. आपको पता है फॉर एग्जांपल एक लायन है राइट, आपको पता है कि लायन आपने देखा हुआ है किस तरह का होता है. आप एसिमिलेट कर पा रहे हो उसको. अगर आपको कहीं पिक्चर में दिख जाए मूवी देख रहे हो और आपको ऐसा खूंखार जानवर दिख जाए और आप फिर कहोगे कि ये लायन है. क्यों कहोगे? क्योंकि आपने कहीं देखा हुआ है लायन पहले से. आपके टीचर ने आपको बताया बेटा ये लायन है इस तरह का होता है राइट. तो एसिमिलेट कर देते हो आप. फिर अकोमोडेशन हो गया. अकोमोडेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है राइट उसके साथ आप न्यू नॉलेज को ज्वाइन कर लेते हो राइट. फॉर एग्जाम्पल पहले मुझे ये पता था कि 2 इंटू 2 4 होता है. मुझे पता था कि 2 गुणा 2 4 होता है. लेकिन मुझे ये भी पता लग गया कुछ टाइम बाद
3 को अगर मैं 1 से प्लस करूँगी तो 4 बनेगा। मुझे नई चीज़ पता लगी मान लो, तो मुझे ये तो था मुझे पहले से पता 2 इंटू 2 4 होता है। मुझे ये भी लग गया पता कि 3 + 1 4 होता है। फिर जैसे मैं बड़ी हुई मुझे लगा पता 6 - 4 जो है वो कितना होता है 2 होता है। तो इस तरह से मतलब जो मुझे पहले से चीज़ पता थी और मुझे जो नई चीज़ पता लगी मैंने उसको मिला दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास कोविड के टाइम जो है ऑनलाइन का उतना ज़्यादा चलन नहीं था उससे पहले, राइट? तो हमें पता तो था कि पहले ओके मोबाइल का हमें पता था, गूगल मीट का कुछ-कुछ पता था हमें। लेकिन बाद में क्या किया जब हमारी एक ज़रूरत बनी तो हमने उस चीज़ को जो है अपनी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बनाया। फिर उसको एक्कोमोडेट किया अपनी लाइफ़स्टाइल को। आज ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन गई हैं, लाइक राइट। नाउ कमिंग टू इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब है कि बैलेंस बिठाना इन दोनों चीज़ों में, राइट। पहले क्या होते थे जो जैसे कोई ट्रेडिशनल टीचर्स थे जो ब्लैक बोर्ड में ही पढ़ाते थे, राइट। तो उनको काफ़ी जो है प्रॉब्लम हुआ ऑनलाइन मतलब आने में, राइट, चीज़ों को यूज़ करने में, बैलेंस बिठाने में, राइट। अब लेकिन आज जो है वो इतने एफिशिएंट हो गए हैं उस चीज़ को जब उन्होंने अच्छे से अकोमोडेट किया तो आज उनको बैलेंस लगता है बिल्कुल। आज उनके लिए वो चीज़ें भी नॉर्मल है बिल्कुल। राइट। तो ये इक्विलिब्रेशन का पार्ट हो गया। तो एसिमिलेशन मतलब जो चीज़ थोड़ी-सी नॉलेज आपको पहले से पता है, न्यू नॉलेज आपको पता लगती है, आप रिलेट करते हो उससे। अकोमोडेशन जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके साथ नए नॉलेज को जो है आप जॉइन करते हो। इक्विलिब्रेशन बैलेंस बढ़ाने का कोशिश करते हो, राइट। कई बार ऐसा भी होता है 2 फ्रेंड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया एक बात के ऊपर कि नहीं, मैं कहता हूँ कि जो दिस पॉलिटिशियन इज़ अ गुड पॉलिटिशियन, दूसरा बोलेगा नहीं यार ये तो बकवास है, ये तो नहीं, इसको कुछ काम ही नहीं आता, इसको तो बोलना तक नहीं आता, दूसरा ये बोलेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा आइडियाज़ का। बट स्टिल फिर भी कहीं न कहीं अगर वो अ, ये कोशिश करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है, शायद वो अच्छा बोलता नहीं वो, लेकिन दूसरा ये बोलेगा नहीं, लेकिन उसकी काम तो अच्छा वो करता है, अगर बोलता अच्छा नहीं, काम तो अच्छा करता है, इस तरह से बैलेंस बिठाने की कोशिश करेंगे, राइट? नाउ कमिंग टू दी यहाँ पे पहले ही मतलब ये दिए हुए थे, आई थिंक मैंने कुछ इसमें दिया होगा एग्जाम्पल भी कहीं, चलो देखते हैं। एसिमिलेशन। नाउ एसिमिलेशन दिस अकर व्हेन अ चाइल्ड यूज एग्जिस्टिंग स्कीमा टू अंडरस्टैंड न्यू इन्फॉर्मेशन। इन सिंपल वर्ड एसिमिलेशन हैपेंस व्हेन अ चाइल्ड यूज व्हाट दे ऑलरेडी नो टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। ओके, एसिमिलेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया जो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आपको पहले से ही पता है, अब वही चीज़ जो है दूसरी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हो। जैसे लाइन वाला मैंने कॉन्सेप्ट दिया, आपने पहले आपके टीचर ने बता रखा था, वो आपकी कहीं न कहीं ब्रेन में था। जब आपने मूवी देखी तो आपने बताया मम्मा दैट्स अ लायन, है ना? फिर आपने बताया कि ये नेशनल एनिमल भी है, राइट? तो आपने न्यू इन्फॉर्मेशन को भी जॉइन कर दिया। अकोमोडेशन दिस हैपन व्हेन एक्जिस्टिंग स्कीमा नीड टू बी एडजस्टेड और चेंज्ड टू फिट अ न्यू इन्फॉर्मेशन दैट डज़ नॉट फिट neatly into existing categories. तो यू हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट हेयर। ये मैंने आपको एग्जांपल पहले ही बता दिया कि आपको चीज़ों को अकोमोडेट करना होता है, राइट। नाउ इक्विलिब्रेशन में क्या होता है, यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द थिंग्स, राइट। बैलेंस बनाना मैंने आपको समझा दिया था उसमें पीछे। तो इससे जो है जब आप बैलेंस बिठा देते हो चीज़ों पे तो आपको मतलब मल्टीपल पर्सपेक्टिव मिलते हैं किसी भी चीज़ के, तो दैट्स द थिंग। नाउ कमिंग टू, एक तो ये गेम के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, पता नहीं मुझे क्यों ही आते हैं, मैं तो खेलती भी नहीं हूँ। एनी हाउ पिगट जो स्टेजेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के वो 4 स्टेजेस हैं, राइट। पहला है सेंसरी पीरियड, फिर है प्री ऑपरेशनल पीरियड, फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड एंड देन कम्स योर फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। तो पिगट ने जो है वो सेंसरी पीरियड 0 से मतलब जो छोटा बच्चा जो नया-नया जन्मा ही है 2 साल के बच्चों के लिए सेंसरी पीरियड का टर्म यूज़ किया उन्होंने। फिर 2 से 7 साल के बच्चों के लिए प्री ऑपरेशनल पीरियड, कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड 7 से 11 साल के बच्चों के लिए और फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड 11 से और उससे जो ज़्यादा एज के बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने यूज़ किया, राइट। नाउ हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब ये जो डेवलपमेंट होता है हमारा ब्रेन, इसकी बात हो रही है, राइट। तो आप ये याद रखें, कॉग्निटिव मैंने आपको फर्स्ट में समझा दिया है। सो जो कॉग्निटिव पीरियड है हमारा मतलब बच्चों की किस तरह की कॉग्निशन की ग्रोथ होती है जो जब जन्मा है नया नया न्यू बॉर्न बेबी और 2 साल का बच्चा है, राइट, किस तरह का उसका कॉग्निशन होता है। इन दिस स्टेट बेबीज लर्न अबाउट वर्ल्ड यूजिंग देयर सेंस लाइक टचिंग टॉय एंड टेस्टिंग फूड। अब नया बच्चा 2 साल का बच्चा क्या ही नया करेगा? अब वो क्या नाम कहते हैं कोई नई चीज़ तो करेगा नहीं, मतलब स्पीकर तो बनेगा नहीं लोकसभा में। तो ऐसा है कि जो 2 साल तक के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, नई-नई छोटी-छोटी चीज़ें सीखते हैं। जैसे छोटे-छोटे वर्ड बोलना सीखते हैं कुछ तो मम्मा, पापा, है ना? दुद्धू, इस तरह से मतलब उनको भूख लगी हो तो इस तरह की चीज़ें बोलना स्टार्ट करेंगे। फूड, है ना? ऐसे-ऐसे करते हैं वो।
तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें मतलब बच्चे सीखते हैं, सेंसरी पीरियड है ना, डोंट टेक मी अदरवाइज़। सो इस तरह से फिर मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। देन कमिंग टू प्री ऑपरेशनल पीरियड, जो कि 2 से 7 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं। इस टाइम क्या होता है कि चिल्ड्रन जो है वो शब्दों का अच्छे से उच्चारण करना स्टार्ट कर देते हैं, बात करने के लिए, एंड सेंस भी पता, मतलब उनको लग जाता है पता चीज़ों को। अगर उनको बोलेंगे उनकी मम्मा उनको बोलेंगी नो बेटा दैट्स अ हॉट, हीटर पे अगर हाथ लगाएँगे तो उनको पता है हॉट मीन्स जलता है, गर्म है। तो चीज़ों को समझना, सेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मम्मा उनको गुस्से से बोलेगी नो बेटा नो, ऐसे गुस्सा करेंगी तो भी वो समझेंगे कि मम्मा गुस्सा हो रहे हैं, ये काम नहीं करना है, राइट? तो इस तरह की चीज़ें प्री ऑपरेशनल पीरियड में वो थोड़ा बहुत सेंस मतलब करना चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड, जो कि 7 से 11 साल के बच्चों में होता है। चिल्ड्रन लर्न टू थिंक लॉजिकली अबाउट थिंग्स एंड सी द टच। अब यहाँ पे बच्चे जो है लॉजिकली सोचना प्रारंभ करते हैं। उनको पता है कि अगर मैंने आज जो है वो खाना गिराया तो मुझे मम्मा से स्लैप आज ज़रूर लगेगा, इसलिए मैंने खाना अच्छे से खाना है, बाहर नहीं गिराना है। तो इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, लॉजिकली बच्चे सोचने लग जाते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड में, जो कि 11 साल और उससे ज़्यादा के बच्चे हैं, टीनेजर होते हैं, स्टार्ट टू थिंक अबाउट थिंग्स दे कैन नॉट सी और टच। जो चीज़ें वो देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उनके बारे में भी सोचने लग जाते हैं। might think about what it would be like live on a Mars, imagine different ways to solve problem. Okay, तो वो सोचने लग जाएंगे, अच्छा पृथ्वी में लोग इस तरह से रहते हैं, मंगल ग्रह में किस तरह से रहते होंगे, है ना, चांद में भी लोग रहते होंगे। तो इस तरह से स्टार्स के बारे में रात को सोचने लग जाएंगे, या तारा टूटा टूटा है, इस तरह से, मतलब इस तरह से चीज़ें वो अब जो उनको दिखती भी नहीं है कई बार, उनके बारे में भी सोचने लग जाएंगे। अच्छा, मैं आज 11 साल का हो जाऊँगा, आगे मैं क्या करूँगा करियर में, 10th में मैं कौन-सा सब्जेक्ट लूँगा, 10th के बाद मैं कौन-सी स्ट्रीम लूँगा। तो इस तरह से बच्चे जो है फिर सोचने लग जाते हैं, राइट? तो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है जिन पीरियड का, बहुत ही अच्छा है। इसमें ये पूछा जाता है कि सेंसरी पीरियड के अंदर कितने एज के बच्चे आते हैं, 0 से 2, प्री ऑपरेशनल में 2 से 7, और कॉन्क्रीट ऑपरेशन में 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशन में 11 और उससे ज़्यादा, राइट? तो आपने यही याद रखना है, और लिटिल बिट इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपने याद रखनी है। नाउ कमिंग टू की टर्म जो रिलेटेड है आपके सीडीटी से, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से। लो जी, बैटरी भी खत्म। नाउ कमिंग टू ईगोसेंट्रिसिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब है, जो बच्चे हैं वो ये सेंसरी पीरियड में होता है। जो बच्चे हैं वो केवल जो है वो अपने पर्सपेक्टिव से जो है चीज़ों को देखेंगे। उनको कोई भी चीज़ दिखेगी वो सोचेंगे ये टॉय ही है, राइट? मम्मा का फ़ोन इज़ अ टॉय, है ना? उनके पास कोई कार होगी वो उसको टॉय समझेंगे, या फिर घर में जो कोई सामान है, गिलास है, उसको टॉय सोचेंगे। तो उनका उतना ही दिमाग होता है। ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब है कि बच्चे अपने ही पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड को देखेंगे। उनको सिर्फ़ ये पता है कि मेरे मम्मा है, मेरे डैड है, वो उस नज़रिए से अपने मम्मा-पापा को देखेंगे सिर्फ़, राइट? तो वैसा होता है कि बच्चे अपने ही पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड को देखेंगे। उनको नहीं पता ग्लास का क्या यूज़ है, उनको नहीं पता कि चिमटे का रोटी पलटने के लिए भी यूज़ होता है, उनका तो टॉय है उनके लिए, राइट? तो बच्चे इगोसेंट्रिसिज़्म स्टेज में जो है वो वर्ल्ड को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देन ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि जो चीज़ उनको दिखती है वो उन्हीं के बारे में सोचेंगे, जो उन्होंने देखा है। ओके, मम्मा है, डैडी है, उनको नहीं है पता कि भई न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है, एटॉमिक बम क्या है। सिर्फ़ वो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने देख रखी है, राइट? वही उनको रियल लगती हैं। दैट्स अ ऑब्जेक्ट परमानेंस। वो मतलब जो चीज़ें नहीं दिखती है, उनके बारे में वो नहीं सोचेंगे। उनको नहीं पता कि भई जो है हमारे जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, दे डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। नाउ कमिंग टू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में आपका आता है, ये जो है थोड़ा हाई लेवल की स्टेज होती है जब बच्चे 7-8 साल से बड़े हो जाते हैं, यानी कि 7 से 11 के बीच की स्टेज है ये। इसमें क्या होता है कि इनमें एक शिफ्ट होता है उनकी मतलब सोच में। पहले तो जब बच्चा छोटा होता है ना, अगर उनको आप छोटे गिलास में दूध दे दो ना फुल भर के, और आपके जो सिबलिंग है उसको बड़े गिलास में दे दो और उसको कम ही दो, भले ही उसमें आप दूध, लेकिन उसको बड़ा गिलास दो। तो वो बच्चे ये सोचते हैं, छोटे बच्चे, मेरे खुद के सिबलिंग ऐसे थे, उनको लगता था कि भई बड़ा गिलास दे रहे हैं भैया को, इसका मतलब है कि इसको ज़्यादा दे रहे हैं। तो बोलते थे कि नहीं-नहीं, बड़े वाले गिलास में ही दो मुझे, मुझे बड़ा चाहिए, दूध बड़ा चाहिए। तो ऐसा बोलते थे जो मेरे सिबलिंग्स थे, तो कि हमें बड़ा दूध चाहिए, मतलब गिलास को देख के वो ये इमेजिन करते थे कि इस गिलास में शायद ज़्यादा दूध होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है कंज़र्वेशन में, मतलब कि कई बार बच्चे ये डिफ़रेंशिएट नहीं कर पाते, जो छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन अब जो 7 से 11 साल का बच्चा है उसको पता है कि गिलास के अंदर जो दूध है उसकी क्वांटिटी सेम ही है, चाहे वो बड़ा गिलास हो चाहे छोटा हो, राइट? बड़े गिलास में अगर आपने आधा ही दूध डाला है, अ,
और छोटे गिलास में फुल डाला है, सेम क्वांटिटी में डाला है, लेकिन उनकी गिलास की शेप अलग है, साइज़ अलग है, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कंज़र्वेशन में ये चीज़ आती है कि बच्चे ये समझने लग जाते हैं कि गिलास मैटर नहीं करता, उसकी जो है क्वांटिटी मैटर करती है कि उसके अंदर डाला कितना गया है, राइट? दैट्स द मेन थिंग। नाउ कमिंग टू लीव ओगोस्ती कंट्रीब्यूशन टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो लीव ओगोस्ती ने भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। और ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये मतलब कई बार टर्म पूछी जाती है, तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीज थिंग्स, और ये काफ़ी मतलब न्यूज़ पैटर्न में आने लग गई हैं। नाउ ही वॉज अ प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट। जो लीव ओगोस्ती है, ये काफ़ी प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट थे। मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ही हैड गिवन सम की कॉन्सेप्ट। ओके, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने के लिए इन्होंने जो है कुछ की कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, राइट? जैसे सोशल इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब है, इनका ये मानना है कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सोसाइटी से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखेंगे, सिबलिंग से सीखेंगे, इंस्टेड ऑफ अकेले रहने से, राइट? ही बिलीव सोशल इंटरेक्शन इज क्रूशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद मोर knowledgeable individuals such as parent, teacher and peers। तो सोशल इंटरेक्शन में इनका ये कहना है कि बच्चे जो है पेरेंट्स से सीखते हैं, टीचर से, और पीयर्स से मतलब जो उनके ग्रुप एज के बच्चे हैं, तो उनसे सीखेंगे, अपने कॉलीग्स से सीखेंगे छोटे। तो सोशल इंटरेक्शन में ये आता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है आपका, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये रेफर करता है गैप बिटवीन व्हाट चिल्ड्रन लर्न डू कैन डू लर्न अलोन एंड व्हाट दे कैन अचीव विद द गाइडेंस ऑफ द हायर पर्सन लाइक पेरेंट एंड टीचर। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, ये बताते हैं कि जो क्या गैप रहता है अगर कोई बच्चा जो अकेले सीख रहा है और दूसरा बच्चा अंडर गाइडेंस सीख रहा है, तो उनके बीच में क्या गैप होगा, इसकी बात करता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। represent tasks that the children cannot do independently but can accomplish with the help of others। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का भी यही मानना है कि बच्चा अकेले उतना नहीं सीखता है जितना कि वो जो है किसी की गाइडेंस के अंदर सीखेगा, टीचर्स से सीखेगा, अपने पेरेंट्स से सीखेगा, तो वो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आ गया। नाउ कमिंग टू स्केफोल्डिंग। स्केफोल्डिंग में क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है गिविंग चिल्ड्रन टेम्पररी सपोर्ट एज दे लर्न न्यू थिंग्स। जब बच्चा नया नया सीख रहा होता है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, इस तरह से, तब आप बहुत उनके जो टीचर उनको रिपीट कर करके समझाते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है समझने लगता है, उसको पता है ABCD, फिर जो है टीचर फिर जो है उसको उतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 5th क्लास तक थे, राइट? तो टीचर आपके पीछे लगे रहते थे, रटो, याद करो इसको, वो डिंगा फलाना, आपकी कॉपियाँ चेक, हे भगवान, इतनी सारी चीज़ें। मतलब स्कूल में जो है वो कॉपियाँ चेक होती थी +2 तक। कॉलेज में तो कोई नहीं करता ना, असाइनमेंट ही चेक करते हैं, आपके नोट्स कोई नहीं चेक करता। तो इसी तरह से होता है, टीचर जब देखता है कि ओके बच्चा अभी जो है नया-नया है, नई चीज़ सीख रहा है, तो उसको काफ़ी सपोर्ट करता है। जैसे ही टीचर को लगता है कि नहीं ये अच्छा सीख रहा है बच्चा, फिर वो जो है उतना सपोर्ट नहीं करता, मतलब सपोर्ट कम करने लग जाता है, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा अब खुद लायक हो गया है, राइट? नाउ कमिंग टू प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब है इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चन टू एनकाउंटर्ड बिफोर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रोबिंग का मतलब है कि डीप थिंकिंग के लिए, ताकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते रहेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक टॉपिक दिया है इकोसिस्टम, तो टीचर आपको पूछेंगे बेटा व्हाट इज इकोसिस्टम, हाउ इकोसिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम बायोस्फीयर, इकोसिस्टम टर्म किसने कॉइन किया है ना, इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो टीचर पूछते हैं। मतलब प्रोबिंग का मतलब है कि टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे पेरेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि आपकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो। नाउ कमिंग टू थिंक आउट अलाउड। थिंक आउट लाउड का मतलब है कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना, तो लाउडली बोलते हैं ताकि उनके कॉन्शियस तक वो बात जाए। तो 9th-10th तक तो ऐसा होता था कि पहले टीचर रीड करते थे, फिर हम पीछे से लगे होते थे बोलने। जैसे कोई पोएम होती थी, वी शैल ओवरकम सम डे, टीचर बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे वी शैल ओवरकम सम डे। तो ये चीज़ थिंक आउट अलाउड का मतलब है कि टीचिंग इन्वॉल्व सेइंग थॉट आउट अलाउड व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या कुछ बच्चों को सिखा रहे हो, तो पहले आप बोलोगे लाउडली, फिर बच्चे आपके पीछे बोलेंगे। जैसे मैथ्स के टीचर भी होते थे, बोलेंगे बच्चों अच्छा ये वाली इक्वेशन है, इसमें ये वाला फॉर्मूला डालना है, इसको इस तरह से करना है। तो बोल के बच्चों को जो है समझाते हैं, राइट? तो ये होता है थिंक आउट अलाउड, जो कि मैंने आपको समझा दिया है, होप अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर हमारे पास आती है कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। जो कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी है, ये जॉन डेवी ने दी है।
राइट, प्रोबेबली अब यही लास्ट थ्योरी रही होगी। जो जॉन डेवे की जो प्रोपोनेंट थ्योरी है, कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी, मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करना एजुकेशन अप्रोच है, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो इकट्ठे काम करते हैं स्मॉल ग्रुप में टू अचीव द लर्निंग गोल्स, राइट। जैसे आपको कई बार ग्रुप स्टडी के लिए टीचर्स कहते हैं कि बेटा आप ग्रुप स्टडी कीजिए और इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बना के ले आइए, ताकि बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से हो, बच्चे जो है अच्छे से एक दूसरे को जाने और टीम स्पिरिट उनमें बिल्ड हो, राइट। तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी होगी। एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी के एलिमेंट कौन से हैं? पहला है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, पॉजिटिवली जो है एक दूसरे पे निर्भर हो, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं पीठ के पीछे, राइट, कि ही इज़ नॉट कमिंग, शी इज़ नॉट कमिंग, वो तो इतना उसका तो कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, नो, पॉजिटिव, राइट। देन फिर इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, कि आप अपनी भी अकाउंटेबिलिटी लो, आप भी देखो कि आप खुद खुद कितना करे हो, आप ग्रुप को भी साथ लेके चलो। फिर इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स जो होती है कि कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों के बीच अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो, स्किल्स हो आपके पास काम करने की, फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन हो, राइट, ग्रुप प्रोसेसिंग हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी के अंदर आती है, हालांकि उतनी पूछी नहीं जाती बट आपको पता होनी चाहिए। फिर हमारी है बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी, तो जिसके जो प्रोपोनेंट है वो है जॉन बी वॉटसन एंड बी एफ स्किनर। जो बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी है ये हेल्प करती है एक्सप्लेन करने में हाउ बिहेवियर आर एक्वायर्ड एंड लर्न थ्रू द एनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। कोई भी बिहेवियर है, हम स्टडी नहीं करते, हम टीचर ने हमको 20 बारी बोल दिया है प्यार से कि बच्चों कल आपने पढ़ के आना, मैं आपसे पूछूंगा, नहीं जी हम तो मानते ही नहीं है, हम तो महान बच्चे हैं, हम तो स्टडी करके ही नहीं है, हम ऐसे भूत की तरह उठ के चले गए है ना, राइट, ऐसा होता है, हमने भी कई बार ऐसा किया है। तो फिर क्या हुआ, फिर हमें पनिशमेंट मिली स्कूल में, हमें जो है उठक बैठक करवाए या धूप में खड़ा किया, फिर हमें लगा पता कि हमें पढ़ के आना है अगले दिन, हमारे बिहेवियर हैबिट में चेंज हुआ ना फिर। तो वही है आपका बिहेवियर लर्निंग थ्योरी, पनिशमेंट के थ्रू, कि आपको पनिश किया जाए फिर जाके मानोगे, राइट। सो हमारे टीचर का जो मोस्ट जो वो फेवरेट फ्रेज था, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते, है ना। तो इस तरह से जो है पीट पीट के पनिश कर करके हमारा बिहेवियर चेंज किया है ना, तब फिर हमें ढंग का इंसान बनाया उन्होंने। सो की टर्म रिलेटेड टू बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड हमारी कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि स्टिमुलस हो गया आपका, राइट। तो जो स्टिमुलस है मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको पोक करती रहे, बार-बार आपको याद दिलाती रहे कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है। इज़ अ स्टिमुलस इन एनीथिंग इन एनवायरनमेंट दैट ट्रिगर्स अ रिएक्शन और रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। आपको पता है स्टिमुलस की तरह पनिशमेंट काम करेगा। हमारे टीचर तो हमें डस्टर से भी पीटते थे कई बार, पता है आपको? वो जो चॉक एंड डस्टर नहीं होता, और अच्छे वाला डस्टर वुड वाला, और उससे यहाँ पे हथेली पे देते थे टक करके, और इतनी पेन होती थी, उफ़! हम सोचते थे कि हम रात को भी बैठे रहें किताबों में चिपक जाएँ। तो वो स्टिमुलस है हमारे लिए, एक जो डस्टर था वो स्टिमुलस की तरह था कि अगर हम अच्छे से पढ़ के नहीं जाएँगे तो कल हमें लगेगा। तो वो चीज़ हमें ट्रिगर करती थी स्टडी की तरफ, नहीं, हमने जो है कुछ भी करना है, पढ़ के जाना ही है, पूरा रटना है, चाहे कल दिन आए ना आए, अपनी कोशिश पूरी करनी है, राइट? तो एक स्टिमुलस की तरह काम करता था वो। Coming to response, response is a behavior exhibited by organism in reaction to stimulus. अब मानो रिस्पॉन्स क्या होता है कि रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर आप पढ़ के नहीं गए हो, आपको डस्टर लग गए, तो रिस्पॉन्स क्या होगा? गुस्सा आएगा टीचर पे, है ना, आपको रोना आएगा, वो आपका रिस्पॉन्स होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से स्टडी करके जाओगे, टीचर आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो वो क्या होगा? वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, आपको अच्छा फील होगा, है ना। फिर आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट रेफर्स टू कॉन्सिक्वेंसेज दैट डिक्रीज द लाइकलीहुड बिहेवियर ऑफ रीअकरिंग। यानी कि अगर कोई आप इस तरह का बिहेव कर रहे हो, नॉनसेंस बिहेव कर रहे हो स्कूल में, कि स्टडी करके आ ही नहीं रहे हो और अपने फ्रेंड्स को भी जो है परेशान कर रहे हो, तो पनिशमेंट क्या करेगा? उस बिहेवियर को डिक्रीज़ कर देगा आपको। आपको पता है कि मुझे ये दोबारा नहीं करना है, नहीं तो मेरी पिटाई होगी। देन कमिंग टू रिवॉर्ड, रिवॉर्ड को जो है रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। अ रिवॉर्ड इज़ अ कॉन्सिक्वेंस दैट इंक्रीज़ द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर रिकॉर्डिंग रीअकरिंग, राइट। रिवॉर्ड में क्या होता है, जो बिहेवियर आप कर रहे हो आप उसको रिपीट करते हो बार-बार, क्योंकि वो अच्छा है, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। अगर आपने मान लो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप टीचर आपको एक्सीलेंट दे रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं, तो आप उसको बार-बार करोगे, बार-बार करोगे, कोशिश करोगे कि मैं और भी अच्छा करूँ, तो एक दिन रिवॉर्ड मिलेगा, आपको मेडल मिलेगा, स्कूल से ट्रॉफी मिलेगी, फिर आप और मेहनत करोगे, फिर अगली बार फर्स्ट आओगे, फिर नेक्स्ट टाइम आओगे। तो इस तरह से जो है ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का है। तो सिंपल टर्म्स है, मतलब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो देखते ही हैं, बट क्या है कि जो महान स्कॉलर हैं वो इनको काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपने सेंटेंसों के थ्रू। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग, राइट। टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग की जब हम बात करते हैं कि हमारी कुछ कंडीशनिंग हुई होती है, बिहेवियर में ही आएगा ये, राइट, बिहेवियर थ्योरी में ही। ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग बी एफ स्किनर ने ये दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग और एस आर लर्निंग। ऑपरेटिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या होती है, ये पूछा जाता है। ऑपरेंट
ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है आपके एग्जाम में, राइट। सो BF स्किनर ने ये दिया है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्किनर बॉक्स भी इसको कहा जाता है। दिस कंडीशनिंग इज अ वे आवर ब्रेन लर्न टू यूज द रिजल्ट ऑफ एक्शंस, जो रिजल्ट के जो एक्शंस आएंगे, राइट, तो उसको जो हमारा ब्रेन किस तरह से लर्न करता है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। फिर कमिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय इवान पेलोवी, क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ वे आवर ब्रेन लर्न टू लिंक टू थिंग्स एंड हैपन टुगेदर। ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग की रिजल्ट क्या होगा, हमने कोई चीज़ की उसका रिजल्ट क्या होगा। मानो हमने बहुत मेहनत की पूरे साल, हमें पता है, हमारे ब्रेन को पता है कि हमारा अच्छा ही रिजल्ट आएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग में होती है ऐसी कंडीशनिंग जो कि लिंक करती है हमारे ब्रेन को चीज़ों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप हॉस्टल में रहते हो, सुबह की बेल बजी, आपको पता है कि खाने की बेल बजी है या मुझे खाना खाने जाना है। दिन को 1 बजे बजी, आपको पता है खाने की, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इनिशियली दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप एसोसिएट करोगे। उसी तरह से स्कूल में होता है, 1 बेल बजी मतलब 1 पीरियड गया, 2 बेल बजी मतलब 2 पीरियड चले गए, राइट। तो इस तरह से कि आप कंडीशन कर देते हो अपने ब्रेन को बेल के साथ, राइट। नाउ कमिंग टू SR लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग कैन ऑल्सो एसोसिएट विद SR लर्निंग। SR मतलब सेंडर रिसीवर लर्निंग, right, is a type of learning where a specific stimulus associated with particular response. Over time, the response become automatic with stimulus is presented. Okay. फॉर एग्जाम्पल, टीचर कभी भी आपको डंडा दिखाएगा, आपको क्या पता है, डंडा दिखा दे मतलब पनिशमेंट, स्टिमुलस ट्रिगर किया ना आपके ब्रेन को, रिस्पॉन्स दिया ना आपके ब्रेन ने, तो इस तरह से आपका SR लर्निंग हो गया, राइट। ये कुछ टाइप की कंडीशन है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग कंडीशन को कहाँ एसोसिएट करेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग को कहाँ, और जो आपका SR लर्निंग है उसको कहाँ। अब एडवर्ड ली थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग है, इसके लॉ ऑफ लर्निंग 3 है सर के, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, राइट। अब मैं देखती हूँ हमारा कितना बचा है। ओह, 2 ही स्लाइड्स हैं, फाइन। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है कि एडवर्ड ली का जो थॉर्नडाइक लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ये भी लर्निंग से रिलेटेड है कि आपको लर्निंग किस तरह से करनी। अगर आप एक चीज़ को बार बार करते रहोगे, एक्सरसाइज, आप जाओगे जिम जाओगे, बार बार जाओगे तो आप अच्छे बिल्डर बनोगे, राइट, अच्छी बॉडी आपकी बनेगी। घर में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज यही कहता है कि दिस लॉ स्टेट दैट द मोर यू प्रैक्टिस डूइंग समथिंग बेटर यू गेट इनटू इट, राइट। जितनी चीज़ आप बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे, प्रैक्टिस ही करना हो गया एक्सरसाइज एक तरह से, तो उसमें और भी बेटर होते जाओगे। अगर आप मैथ्स को जो है बहुत टाइम दोगे, सुबह भी मैथ्स, दिन को भी, शाम को भी, तो आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाओगे। इसी तरह से अगर आप योगा बहुत अच्छे से करोगे, सुबह भी शाम को भी एक टाइम, तो आपकी हेल्थ अच्छे से मेंटेन होगी, आप बेटर उसमें बनेंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है, now let us assume that in school setup student favorite sport has just ended, right. In the next class, learner will not be willing or motivated to answer the question asked by teacher, no matter what the reward is. Hence the willingness of readiness of learning is very important. Law of readiness का मतलब है कि आप रेडी भी होनी चाहिए चीज़ों को ग्रैब करने के लिए। मानो आपका पीटी का पीरियड था, राइट, आप गए, खेले कूदे ग्राउंड में बहुत अच्छे, अब आपके मैथ्स वाले टीचर या साइंस वाले टीचर ने आपको बुला दिया ऊपर, आ जाओ बच्चों मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, ऐसा मूड खराब होगा ना उस वक्त, आपका टेस्ट देने का मन ही नहीं करेगा। तो वो है लॉ ऑफ रेडीनेस कि भाई रेडी भी होना चाहिए इंसान किसी भी चीज़ के लिए। नाउ कमिंग टू लॉ ऑफ इफेक्ट, राइट। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है कि लाइक वी डिस्कस अर्लियर, वी ऑल वांट टू फील लाइक अ स्टार, सो व्हेन वी आर रिवॉर्डेड फॉर अ रिस्पॉन्स वी आर लाइकली टू रिपीट दोज behavior, and when we are punished after response we are likely to avoid those behavior. लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ अच्छा करोगे तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप उसको, उसका इफेक्ट हुआ ना, मतलब अगर आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, उसका इफेक्ट क्या होगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपने कोई चीज़ खराब करी, उसका इफेक्ट क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो दैट्स अ लॉ ऑफ इफेक्ट, राइट। कोई भी एक्शन करोगे, उसका जो रिवॉर्ड आएगा वो उसका इफेक्ट होगा, इजंट इट। पनिशमेंट भी हो सकता है और जो है एक अच्छी शाबाशी भी हो सकती है आपको। नाउ कमिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, दिस इज द लास्ट थ्योरी। जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसकी प्रोपोनेंट जो है, करता धरता है, वो अल्बर्ट बांद्रो है। और जो सोशल लर्निंग थ्योरी है स्टेट्स दैट जो लर्निंग है फ्रॉम पीपल अराउंड अस लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, इवन करेक्टर्स ऑन टीवी, द थ्योरी emphasize the importance of social interaction and impact of role model in shaping behavior. इट इज़ हाईलाइटिंग 4 इसके की प्रोसेसेस। ओके, सोशल लर्निंग थ्योरी, इसका नाम ही बता रहा है किसने दी है सोशल लर्निंग थ्योरी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अल्बर्ट बांद्रो ने। और जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ये कहता है कि जो इंसान है वो किससे सीखता है, वो करेक्टर्स जो टीवी पे है उनसे सीखता है, टीचर से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है, अपने फ्रेंड्स से सीखता है, राइट। तो ये है सोशल लर्निंग थ्योरी।
और इसके की प्रोसेसेस है 4। पहला है अटेंशन। अटेंशन का मतलब है आप किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, राइट? देख रहे हैं चीज़ों को। अटेंशन, पेइंग अटेंशन टू द बिहेवियर ऑफ अदर्स स्पेशली व्हेन दे आर सीन एज अ रोल मॉडल और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स। तो पहले क्या करोगे? सोशल लर्निंग कैसे करोगे आप? आपको पता है ना हो कि जो कोई अच्छा स्पीकर है, मानो कोई बहुत अच्छा बोलता है, लाइक शशि थरूर है, उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, आपका अटेंशन पे गया, आप उनसे इन्फ्लुएंस हुए कि मुझे इस तरह की वोकैब मुझे भी आनी चाहिए, राइट? तो वो आपके रोल मॉडल हो गए वोकैब सेक्टर में कि मुझे इस तरह की वोकैब आनी चाहिए इंग्लिश में। तो वो अटेंशन गया आपका, आपके रोल मॉडल बने, राइट? आपने सोसाइटी से ही सीखा ना कहीं न कहीं। तो दैट्स वन थिंग अटेंशन। फिर है रिटेंशन, रिमेंबरिंग एंड स्टोरिंग द ऑब्जर्व्ड इन रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट। अब शशि थरूर ने कोई फ्रेज बोल दिया, अब आप उसको अपने दिमाग में रिटेन करोगे, याद रखोगे, फिर आप उसको यूज़ करोगे कुछ टाइम बाद, राइट? रिटेंशन का मतलब होता है अपने दिमाग में रखा आपने, राइट? कि उसको रिमेंबर, याद रखा, फिर आपने उसको कहीं रिप्रोडक्शन, इसका एक नेक्स्ट फेज आता है रिप्रोडक्शन। रेप्लिकेटिंग द बिहेवियर ऑब्जर्व्ड इन रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट, इट इन्वॉल्व ट्रांसलेटिंग व्हाट हैज़ हैपेंड ऑब्जर्व इन एक्शन। तो आपने देखा कि भी शशि थरूर ने इस तरह का वर्ड वहाँ पे यूज़ किया था इस सिचुएशन में। आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी कोई बातचीत हुई, तो आप जो है उस वर्ड को वहाँ पे फ्रेज़ को यूज़ करने लगे। तो वो आपने रिप्रोड्यूस किया ना, पहले आपने अटेंशन दिया, शशि थरूर जी के वोकैब को आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आपने रिटेन किया, फिर उसको रिप्रोड्यूस किया कहीं जो है अपनी कन्वर्सेशन में विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अदर्स। नाउ कमिंग टू मोटिवेशन, the reinforcement or consequences of one behavior which can influence where the behavior is adopted and repeated। मोटिवेशन में क्या होगा कि जो आपने रिप्रोड्यूस किया, वहाँ पे बोला, वो किसी को बहुत अच्छा लगा, फिर आप और ज़्यादा मोटिवेट हो गए कि नहीं, मैंने और ज़्यादा अच्छी वो कैब सीखनी है, मुझे आज टीचर ने अप्रिशिएट किया कि बच्चे ये तो बहुत अच्छा शब्द है, ये आपने कहाँ से सीखा? जैसे सैबोटैज है, सैबोटैज मीन्स कि आप इंटेंशनली किसी को जो है कोई चीज़ करने से नहीं रोकते हो, राइट? तो इंटेंशनली आप नहीं रोकते हो कोई भी चीज़ किसी को करने से, फ्रीली इंडिपेंडेंटली सब काम अपना करें आप। दैट्स द मीनिंग ऑफ सैबोटेजिंग। और आपने कहीं इसको वर्ड को यूज़ किया और आपने प्रोफेसर ने सुन लिया, वाह कितना अच्छा वर्ड इसने यूज़ किया, और आपको पूछने लगे बेटा इसका मतलब क्या होता है, दिस इज़ अ न्यू वर्ड आई हैड हर्ड। सो सर आप मोटिवेट हो जाएंगे, वाह सर ने मुझसे ये पूछा, मुझे बोला कि वेरी गुड, आपको तो बहुत अच्छा शब्द आता है, तो आप और ज़्यादा मोटिवेट हो गए, राइट? नाउ कमिंग टू सेल्फ एफिकेसी। Self efficacy, a concept from social learning theory, refers to individual belief in their capability to accommodate task and achieve goals। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है कि आपकी कितनी क्षमता है किसी भी चीज़ को जो है अचीव करने की, दैट्स मीन्स द सेल्फ efficacy। It is influenced by observing other who succeed, receiving encouragement, experiencing personal achievement। सेल्फ efficacy का यही मतलब है कि आप देखते हो कि आपने कितना सक्सेस अचीव कर दिया है, आप और ज़्यादा इनकरेज होते हो, यू अचीव मोर पर्सनल अचीवमेंट्स। तो सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ मतलब आप, एफिकेसी मतलब आपकी जो क्षमताएं हैं, कॉम्पिटेंस है, राइट? सो दैट्स कम्स, सेल्फ एफिकेसी इंप्रूव होती है ना इन सभी चीज़ों से, होगी कि नहीं होगी? जब आप अटेंशन दोगे, आप अपने रोल मॉडल बनाओगे किसी को भी। मुझे रोल मॉडल याद नहीं आ रहे, फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद को बनाते हो या अपनी मम्मा को बनाते हो, किसी को भी बना सकते हो। आपने देखा, आपने अटेंशन दिया कि योर मम्मा इज़ सो हार्ड वर्किंग, आपने फिर अटेंशन के बाद क्या आया था हमारा रिटेंशन। आपने याद रखा कि माय मम्मा इज़ सो मच ऑफ हार्ड वर्किंग लेडी, आई हैव टू आल्सो डू हार्ड वर्क। फिर आपने रिप्रोड्यूस किया, आपने अपनी लाइफ में जो है उसको उतारना स्टार्ट किया कि मैं भी बहुत हार्ड वर्किंग करूँगा। मोटिवेशन, आपकी मम्मा आपको हमेशा मोटिवेट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपकी सेल्फ एफिकेसी, आप भी जो है वैसे बनते जाओगे, अच्छे बनते जाओगे, मेहनत करने लगोगे, उसी तरह से किसी अच्छे स्पीकर को सुनोगे तो उससे इन्फ्लुएंस होगे, फिर वैसे बनने की कोशिश करोगे। मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें जो है अपने अंदर डालना स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं कि रोल मॉडल कोई एक नहीं होता ज़िंदगी में कि आपने इसी को लेके चलना, नहीं। आपके स्पीकर कोई दूसरा रोल मॉडल हो सकता है, कोई कैसा बिहेव करता है उसमें दूसरा रोल मॉडल हो सकता है, कोई अपने काम को किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है उसमें कोई दूसरा रोल मॉडल हो सकता है। रोल मॉडल कोई एक नहीं होता, अलग-अलग हो सकते हैं, अलग-अलग लोगों से आप अच्छी-अच्छी अलग-अलग चीज़ें सीख सकते हैं। तो जब आप ये सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है और उससे सीखोगे, तो जो आपकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो तो इम्प्रूव होगी, राइट? सो एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर माय साइड, एंड थैंक्स टू मी एंड थैंक्स टू यू। हमारा जो इतना जो है ये थ्योरी का मतलब जाल था, ये खत्म हो गया फाइनली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू पीपल विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू फील अबाउट। एंड सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।